दोस्तों इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे फॉर सितंबर 2025। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ ये दो पार्ट्स है अपने पास विच इज़ डिवाइडेड इनटू 15 चैप्टर्स। बट जो अमाउंट ऑफ आउटपुट है ना वो इक्वल नहीं है। मतलब क्या, कॉर्पोरेट लॉ में अपने को 12 चैप्टर्स पढ़ने और उस हिसाब से उसका जो वेटेज है ना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। और अदर लॉ में 3 चैप्टर्स है अपने पास विच इज़ मॉड्यूल 3, और उसमें से अगर एलएलपी को भी हम अदर लॉ में इंक्लूड कर ले तो चलो 4 चैप्टर्स है अपने पास, ठीक है। बट उसका जो आउटपुट है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स के पास, 40 मार्क्स तक आ जाता है। मतलब 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको और आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कोई बताता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, ठीक है। तो अपने को कॉर्पोरेट लॉ पे नहीं फोकस देना है, अपने को फोकस करना है अदर लॉ पे। अदर लॉ पे अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि टैक्स में मैं बार बार कहता हूँ कि जीएसटी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, वैसे ही लॉ में अदर लॉ में आपका कंट्रोल होना चाहिए, इंक्लूडिंग एलएलपी विच इज़ मॉड्यूल 3 एज एन इंटायर। तो 3 पार्ट्स के पहले मैं बारे में बता देता हूँ, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? अदर लॉ आता है, एलएलपी आता है, फेमा आता है। ये 5 चैप्टर्स अपने पास पार्ट 1 में आते हैं। एलएलपी, जीसीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, फेमा एंड फॉरेन कंपनी, ये 5 चैप्टर्स आते हैं और अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो वेटेज है वो 40 मार्क्स तक के करीब है, ठीक है। कभी कभी 50 मार्क्स से भी पूछ लेंगे बट 40 मार्क्स फॉर श्योर आते ही आते हैं, ठीक है। और उसका एक और रीज़न है कि ये जो फेमा है, फॉरेन कंपनी है ना, और एलएलपी है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर्स है और हर अटेम्प्ट में इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको थरली अच्छे से कर लेना। अब दूसरा इशू आ जाता है कि जीसीए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू याद नहीं होता है, ठीक है। मैं भी समझता हूँ वो याद नहीं होते, थोड़े से डिफ़िकल्ट है, और इसी के लिए मैं कहता हूँ आपको बार बार कि चार्ट बुक्स यूज़ करिए। जीसीए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू जो है, हर्ष गुप्ता सर की अगर आपके पास चार्ट बुक होगी तो आपको पता होगा कि वो सिर्फ 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके रखा है, लाइक लिटरली 2 पेजेस में। जीसीए भी 2-3 पेज का है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू भी 2 पेज का ही है। तो मतलब बेसिकली आपको मिला के 4 पेज पढ़ने। आप मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो, वो 4 पेज तो लर्न करके जाओ। सिर्फ कीवर्ड्स लिखे सर ने, वो सिर्फ कीवर्ड्स को लर्न करके जाओ और एक बार सर की रिवीजन वीडियो देख लो, हर्ष गुप्ता सर की, जीसी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू की। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको कीवर्ड्स भी याद हो जाएंगे और एटलीस्ट इस पोजीशन पे आप होंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना एमसीक्यूज में भी और डिस्क्रिप्टिव में, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में बहुत सिंपल चैप्टर्स है, डिविडेंड, डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन। जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन है ये थोड़े से कम वेटेज के चैप्टर्स है, बट स्टिल मैंने इनको पार्ट 2 में इसलिए इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है जो सबको आते हैं। ये सब हर एक इसको याद करना के लिए मुझे कुछ स्पेशल आपको बोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको चैप्टर कैटेगरी 2 में डाल दिया, दैट्स इट। बट डिविडेंड, डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन ये एक दिन के चैप्टर्स हैं। मतलब तीनों ही अगर आप एक दिन बैठेंगे तो तीनों ही निपट जाएंगे, और ये हर अटेम्प्ट में पूछते हैं ये लोग डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यूज में भी पूछने लगे हैं। इनके गैप्स जैसे 15 डेज़ वाला 60 डेज़ कब आता है, 90 डेज़ कब आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम, तो वो एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। तो चैप्टर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ही आप कर लेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स का कवरेज यहीं हो जाता है, और आप इनको ही 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आपका लॉ का पेपर ही क्रैक हो जाएगा। अभी तक मैंने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इनकी बात ही नहीं की। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये बात ही नहीं की है मैंने करने के लिए, ठीक है। तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, और मैं श्योर हूँ कि ये श्योर शॉट आपके प्रिपेयर्ड हैं। अगर कोई चैप्टर्स आपका इनमें से प्रिपेयर नहीं है ना तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि उनको थरली कवर करें, थरली, लाइक कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जीसीएन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में थोड़ा इशू आएगा, बट ट्राई करिए ना, जितना आप कर सकते हैं अपनी पूरी पोटेंशियल अप्लाई करके देखिए, हो जाएगा। अब कैटेगरी 3 में इंडिविजुअल चैप्टर्स के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बात करना। पहले 2 चैप्टर्स ले लेता हूँ विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड 4, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। देखिए, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ ये जो है ना ये सबको आता है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है याद करना, और आप लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 35 से लेकर 40 तक इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको तो आप ये चैप्टर तो लर्न कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इज समथिंग आई विल एडवाइज टू लीव। उसका रीज़न ये है
कि ये जो चैप्टर्स है ना ये बहुत ही लेंदी है और इसका वेटेज भी बहुत ही ज़्यादा कम है, सो इट्स नॉट वर्थ इट स्पेंडिंग टू मच टाइम। तो अगर आपको कोई चैप्टर लीव करना है तो आप शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर लीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी मैंने पर्सनली छोड़ के गया था, बट मैंने क्या किया था ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस करके चला गया था, जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये आपको पूरे करने हैं। तो 3 चैप्टर्स जो है ना, प्रोस्पेक्टस एंड कैटेगरी 3 में से प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये इनको थरली कर लेना, क्योंकि ये ईजी है, थोड़े से लेंदी हो सकते हैं बट ईजी है, अच्छे से कर लेना। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये दोनों चैप्टर्स आप छोड़ भी देना, इट डजेंट मैटर, कोई कुछ इशू नहीं आएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि इसके ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के जो लिस्ट है ना उनको देख लीजिए और सिर्फ उनकी अच्छे से सिर्फ उनकी पढ़ाई करके चले जाइए, आप पेपर अटेंड करके आ जाएंगे, ठीक है। और मैंने भी यही किया था, शेयर कैपिटल डिबेंचर पूरा छोड़ दिया था, बट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी और ये कम से कम 15 से 20 मार्क्स का पूछ लेते हैं, तो मैंने इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस करके चला गया था। तो मैंने ये 3 कैटेगरीज आपको क्लैरिफाई कर दी हैं, ठीक है। और इस तीनों कैटेगरी की जो लिस्ट है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब मैं कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ वो जो आपको ध्यान में रखने वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी लॉ। पहली बात तो ये, मॉड्यूल की एक बार रीडिंग होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इस न्यू स्कीम में क्या हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गेम खेलते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। लाइक लिटरली मैंने एमसीक्यूज़ के पेपर देखे हैं बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, और वो लोग ब्रूटली मतलब कुछ भी निकाल के पूछ रहे हैं मॉड्यूल में से, कोई भी लाइन उठा ले रहे हैं और एमसीक्यू बना दे रहे हैं। तो प्लीज़ 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 कोई भी फैकल्टी की बुक रेफ़र करिए, मुझे उसमें से कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल की रीडिंग आपकी थरली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या है मॉड्यूल में। तो वो पॉइंट एक ज़रूर करना, क्योंकि एमसीक्यूज़ इज़ द गेम चेंजर। पर्सनली मैंने 26 मार्क्स स्कोर किया एमसीक्यूज़ में, और वो इसलिए किया था स्कोर क्योंकि मैंने 3 बार मॉड्यूल की रीडिंग लगाई थी एग्ज़ाम से पहले। फिर मैं पूरा शिफ्ट हो गया था हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक में। उसके बाद 3 बार मैंने रीडिंग लगा ली, मुझे पता चल गया मॉड्यूल में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उसके बाद मैं थरली सिर्फ हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक को ही दिन रात पढ़ता रहता था। दैट्स इट, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है, ये है कि आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है। राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। एट द एंड ऑफ द अगस्त आप एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दे देना, इज्जत के साथ बैठ के 2 to 5 में। पॉइंट नंबर 3, आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। आंसर राइटिंग में बहुत इशू आता है। 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं ध्यान में रखिए, लॉ में भी, इज़ दैट कि आपको जो भी आंसर लिख रहे हैं ना आप उसको पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में लिखने से ना बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आ जाता है कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। और जो भी आप आंसर लिखे पॉइंट्स में, उसके जो मेन लॉ वर्ड्स हैं ना, लॉ के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि आपको लॉ की अच्छी नॉलेज है। दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना। अब केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि आंसर लिखा कैसे जाता है। उसके 4 स्टेप्स होते हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, इज़ दैट कि प्रोविजन, एनालिसिस, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। ये 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना, और डेलिबरेटली एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चन जब आप आंसर लिख रहे हैं ना तो वहाँ पे लिखिए प्रोविजन, उसको डबल हाईलाइट करिए, 2 लाइन का स्पेस छोड़िए, फिर प्रोविजंस लिखिए। फिर लिखिए एनालिसिस, अंडरलाइन करिए उसको, फिर 2 लाइन का गैप छोड़िए, और फिर उसको उस क्वेश्चन का एनालिसिस समझाइए। ये चारों पार्ट्स के लिए करना है, प्रोविजन, एनालिसिस, फैक्ट और कंक्लूजन, ताकि एग्जामिनर को समझे कि इसको आंसर राइटिंग का पेपर पैटर्न पता है कि इस तरीके से आंसर को शो करना है। जब आप ऐसा लिख देते ना तो ये बोलते ना सामने वाले के दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा इसको सारी चीज़ों का नॉलेज है, और बस वो आपके कीवर्ड्स को चेक करता है और आगे बढ़ जाता है। अगर आपने कीवर्ड्स हाईलाइट किया है तो, जो कि मैं कहूँगा कि हाईलाइट करना मैंने भी किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है कि नहीं, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड याद कर भी नहीं पाएंगे, 3 मॉड्यूल है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड याद मत करिए, बस की पॉइंट्स को रिमेंबर करिए, लॉ के कीवर्ड्स को रिमेंबर करिए, अपनी ओन इंग्लिश के साथ आंसर लिख देना। बट एक बात का ध्यान में रखना कि एक्चुअल मीनिंग, कॉन्सेप्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो ना बदले, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुके हैं इस बारी।
मतलब न्यू स्कीम में ना May 24 से कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ वो लोग बना रहे हैं। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि वो लोग ना कोई भी छोटी पॉइंट उठा के पूछ लेते हैं कि अब ये कब फाइल होगा, 15 डेज़, 90 डेज़, 60 डेज़, ये जो डेज़ होते हैं ना वो वाले पॉइंट्स को उठा के पूछ लेते हैं और उसमें बेसिक बेसिक चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। तो उसके लिए एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल रीड करिए, कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर्स आप प्रिपेयर करें, मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, उनमें से सेक्शन नंबर 1 एंड 2 को ना मेक श्योर करना कि थरली पढ़े, सो दैट उसके एमसीक्यूज़ जो भी हैं आप क्लियरली अटेंड कर पाए। टारगेट ये रखिए एमसीक्यूज़ में कि 20+ लेके आना है। 20+ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर पेपर टफ भी आया ना तो भी हो जाएगा। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि लॉ का पेपर कभी भी टफ नहीं आता, किसी भी अटेम्प्ट में लॉ का पेपर आज तक टफ नहीं आया। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, बट लॉ का पेपर टफ नहीं आता, लॉ का पेपर लेंदी आता है हमेशा। ये कहानी है, लॉ का पेपर एवरेज होगा प्लस लेंदी आएगा, हर अटेम्प्ट की कहानी है ये। तो मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट एक बार मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से देकर जाए एग्ज़ाम में। और उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जो चैप्टर्स आप छोड़ के जा रहे हैं, और जब 15 डेज़ रहे ना एग्जामिनेशन को, तो शुभम सिंगल सर ने ना 8 घंटे की एक मैराथन रिलीज़ की हुई है, विच इज़ अ सुपर 50 सेक्शन, जो कि आई थिंक 1-2 अटैम्प्ट पुराना है, वो देख लेना। प्लस सुपर 100 क्वेश्चंस शुभम सिंगल सर की, वो ज़रूर करके जाना, जो हर अटेम्प्ट में वो इशू करते हैं। अगर इस अटेम्प्ट में इशू नहीं किए तो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में इशू किए थे, वो देख लेना। सुपर 50 सेक्शंस, सुपर 100 क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर्स विच यू लीव्ड, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने सुपर 50 सेक्शन ज़रूर, मतलब एक दिन बैठना, 2 घंटे लगाना और क्विकली गो थ्रू कर लेना कि सुपर 50 सेक्शंस में क्या क्या सेक्शंस हैं और मैंने वो पढ़े हैं कि नहीं, नहीं पढ़े तो उसको कवर कर लेना, इंक्लूडिंग उन चैप्टर्स की भी जो आप छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद सुपर 100 क्वेश्चंस के फटाफट ऑडिट कर लेना, सारे क्वेश्चंस जो भी सर ने दिए हुए हैं। और आप जो भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, अगर मॉड्यूल के अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि लास्ट डे रिवीजन के लिए आप क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करके रखें इन ऑर्डर टू रिवाइज देम। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, अगर वो एग्ज़ाम में आ गए ना तो लग जाते हैं। इसलिए उनकी जो लिस्ट है, लास्ट डे क्वेश्चन रिवीजन की लिस्ट जो है ना, वो पहले से प्रिपेयर करके रखें एक पेज पे लिख के, सो दैट आपका रिवीजन क्विकली हो पाए। एंड दिस इज़ इट, दिस वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ सीए इंटर लॉ। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा, हमेशा।